नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात आज बिहार की होगी, बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण में जहां मतदान होने हैं वहां के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 तारीख अंतिम तिथि है। लेकिन अब तक न तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सीट शेयरिंग में कामयाब हो सका है, ना ही एनडीए। दोनों की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस घोषणा होनी बाकी है। हालांकि दो बड़ी पार्टियां, दो राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी जो कि नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ मिलकर के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसका कि 20 सालों से वहां शासन भी चल रहा है, वहीं कांग्रेस आरजेडी के साथ है। बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अगले हफ्ते, यानी कि हो सकता है कि सोमवार मंगलवार तक बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी अब तक 14 नाम फाइनल कर लिए हैं। वो 14 नाम कौन से हैं, हम इस वीडियो में आगे चल करके आपको बताएंगे, जिनके लिए ये दावा किया जा रहा है कि ये 14 नाम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीट के साथ मैं आपको उसकी पक्की सूचना दूंगा। लेकिन जो स्थिति बन रही है वो अभी तक, एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े, लेकिन वहीं उनके अन्य घटक दल, केवल जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री, चंद दिनों के ही मुख्यमंत्री रहे हों, मांझी साहब हों, जीतन राम मांझी हों, चिराग पासवान हों, कुशवाहा साहब हों, इन सब को लेकर के सबकी अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी उत्कंठा है, अपनी अपनी चाह है। हर कोई अपनी सियासत को कायम रखना चाहता है, लिहाजा वो कुछ ज्यादा सीटें चाहता है। लेकिन इसके लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं है। बीजेपी के आका और उनके चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, वो क्या करेंगे, किसे पसंद करेंगे, किसे नापसंद करेंगे। वैसे भी एक चीज तो साफ है कि अमित शाह घटक दलों के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, ये कुछ बताने की चीज नहीं है, ये जग जाहिर है। लिहाजा इस बीच में एक चीज जरूर है कि एक चीज की घोषणा हुई है, और वो घोषणा हुई है कि बुधवार यानी कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद सत्र स्थापित करेंगे। बताया ये गया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है जिसमें वो बताया है कि इसका मकसद होगा, एक शीर्षक भी उन्होंने दिया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल संग ये संवाद होगा। और इसके साथ ही प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी कूद पड़ेंगे। बात अगर एनडीए की है, उसके अलावा जो अब तक के चुनाव में बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से दो लोगों के नाम लिए जाते रहे हैं, एक ओवैसी साहब और एक मायावती। मायावती का नाम इसलिए लिया कि पिछली बार 2020 के चुनाव में
एक सीट उनको भी मिली थी। वहीं अगर AIMIM की बात करें तो पिछली बार उनके 5 सीटें जीते थे वो, जिसमें से 4 उनके विधायक बाद में RJD में शामिल हो गए थे। अब की बार ओवैसी साहब ने बिहार के 16 जिलों में 32 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय किया है। इसकी घोषणा भी कर दी है। लेकिन बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन पर आने के पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप, उन्होंने एक अलग अपनी मुहिम छेड़ रखी है और उन्होंने वो चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि 13 तारीख को वो कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं, बड़ा कुछ होने वाला है, इंतजार किया जाएगा। इसमें यह भी है, देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव किसका समर्थन देते हैं, किसका साथ देते हैं, तेजस्वी का या तेज प्रताप का। क्योंकि तेज प्रताप को वो एक तरह से निष्कासित कर चुके हैं उनके प्रेम प्रपंच के चलते। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि यह राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का न दुश्मन होता है न कोई किसी का दोस्त होता है। पिता पुत्र भी आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं चुनाव के मैदान में, पति पत्नी भी। तो आगे लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप के बीच क्या रिश्ता बनता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में जो कुछ चल रहा है उसके अनुसार जो सीट शेयरिंग का मामला बना है, उसमें अगर बात करें तो CPI 6 से 7 सीट, CPIM 4 से 5 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीट, RLJD 2 सीट, जबकि RLJP ने विलय का ऑफर भी दिया है। RJD की बात करें, जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसने सबसे ज्यादा सीट 130 से 138 सीट तक अपने पास रखने का दावा किया है। और उसके पीछे उनका तर्क है कि पिछली बार भी सहयोगियों को ज्यादा सीट दे करके कोई फायदा नहीं हुआ। अब उनका निशाना चाहे जिस तरफ हो RJD का, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि पिछला चुनाव का में सत्ता तक न पहुंच पाने का सारा ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ा गया कि 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और महज 19 सीटें ही शायद जीत पाई थी। और RJD को सत्ता हासिल करने में महज 12-13 सीट बच गए थे। लिहाजा उम्मीद ज्यादा थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। बावजूद इसके अब की बार कांग्रेस कम से कम 60 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन RJD या कहें कि महागठबंधन के अन्य घटक दलों ने मिल करके शायद ये तय किया है कि कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट नहीं दी जाएगी। ये निर्णय RJD का ही है। लालू प्रसाद यादव तो 40 से ऊपर तक नहीं जाने देना चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी 50 पर आकर के टिके हैं। वहीं कांग्रेस ने यह तय किया है कि 60 से नीचे नहीं, 70 तो नहीं, 60 से नीचे भी नहीं जाएंगे। अब अगर बात
सीपीआई एमएल की बात करें तो वो 20 से 25 सीट और वीआईपी उसे 15 से 18 सीट मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि अभी तक महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है। ये जरूर है कि अघोषित रूप से हर महागठबंधन का हर घटक दल ये मानने के लिए तैयार है कि बिहार में सबसे बड़े नेता अगर कोई उभर करके सामने हाल के वर्षों में आए हैं तो वो और कोई नहीं, तेजस्वी यादव हैं। लिहाजा तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए और इसकी बाकायदे घोषणा कर दी जाए। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो गलती महाराष्ट्र में की गई वो गलती बिहार में दोहराई न जाए। सीट शेयरिंग में जो कुछ भी थोड़ी बहुत अड़चन रह गई है उसे लेकर के आज दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक चल भी रही है। देर शाम तक क्या फैसला आता है इसकी घोषणा होने के बाद हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, लेकिन सवाल सिर्फ सीट शेयरिंग का ही नहीं है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर चुका है और इसकी घोषणा भी जल्द से जल्द होनी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया 17 तारीख अंतिम तिथि है पहले चरण के लिए नामांकन की। नामांकन की प्रक्रिया 10 तारीख से शुरू हो चुकी है। अभी तक इन दोनों दलों में से, दोनों गठबंधनों में से किसी का भी कोई प्रत्याशी मैदान में सामने आया नहीं है। इस बीच अगर बात करें गठबंधन की, जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पूर्व बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। आखिरी वक्त में कुछ तकनीकी अड़चन आ जाती है, ये दिक्कतें एनडीए में भी हैं और उसे हम लोग 1-2 दिन में निपटा लेंगे। वहीं तेज तर्रार नेता, कांग्रेस से संबद्ध पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और महागठबंधन के नेता पप्पू यादव का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी और कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुसार निर्णय लेते हैं। गठबंधन का सिद्धांत सर्वोपरि है, चाहे कोई पार्टी बड़ी हो या छोटी, यह चुनाव विनाश बनाम विकास पर लड़ा जाएगा। जनता की उम्मीदें और राहुल गांधी का संघर्ष ही असली ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि जब अब पार्टियां टेक्निकल होती जा रही हैं, सरकार जमीन से जुड़ी नहीं दिख रही है, हमें ऐसी राजनीति से बचना चाहिए और जमीनी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। ये कुछ बयान आपको मैंने सुनाए और अब आपको जिसका इंतजार था वो मैं सुनाने जा रहा हूं। जो सूत्र बिहार कांग्रेस की तरफ से सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कांग्रेस ने कुछ नाम जो तय किए हैं उसमें बेगूसराय से अमिताभ भूषण, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, करगहर से संतोष मिश्रा, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, किशनगंज से इजहारुल हुसैन, कदवा से शकील अहमद, कुटुंबा से राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष, रोसड़ा से बीके रवि, रीगा से अमित कुमार टुन्ना, बछवाड़ा से गरीब दास, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी के नामों अभी तक तय हो चुके हैं
और इसमें एक चीज, हाँ, चेनारी से मैकूराम और बरसलीगंज से सतीश कुमार का नाम घोषित किया गया है। ये 14 नाम आपको मैंने बताए थे, उसमें ये कुछ नाम आपके सामने रखा है मैंने। इसमें एक सीट फंस रही है जिस पर कि कांग्रेस ने बछवाड़ा से जो सीट पर गरीब दास को उतारा है, वो बछवाड़ा से पिछली बार अवधेश राय चुनाव लड़े थे सीपीआई से, जो 4-5 हजार के मतों के अंतर से वो पराजित हो गए थे। लेकिन अब की बार फिर से सीपीआई अवधेश राय को टिकट के नाम की घोषणा कर चुकी है और सीपीआई का ये मानना है कि ये अभी अवधेश राय चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं, उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो इस लिहाज से ये बछवाड़ा की सीट, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें बिहार नेतृत्व की तरफ से तय की गई हैं, संभावित हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि यही लोग प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। संभवतः सोमवार को कर दिया जाए या मंगलवार को कर दिया जाए, लेकिन ये प्रत्याशी घोषित होंगे। अब अगर बछवाड़ा का मामला फंसता है तो जो बैठक आज दिल्ली में चल रही है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच, जैसा मैंने बताया कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि अंतिम समय पर कुछ टेक्निकल चीजें आ जाती हैं सामने, ऐसी चीजों को ही संभालने के लिए इन बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही है। अब भले ही कोई तेजस्वी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के उटपटांग सी बातें करे कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के ड्राइवर हो गए हैं। राहुल गांधी तो खुद भी बाइक चला रहे थे, खुद भी गाड़ी ड्राइव करते हैं। इसमें कौन किसका ड्राइवर हो गया, इसका क्या मतलब है? हम एक परिवार की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एक परिवार की तरह महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसमें कौन क्या करता है, इसे तूल देने का कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो जो आरोप लग रहे थे कि केवल वोट चोरी का मामला महत्वपूर्ण था, है और आगे भी रहेगा। इस बात को बिहार के हर नागरिक, मैं नागरिक की बात कर रहा हूं, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कोई भी नेता तमाम घुसपैठियों की बात करे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी ये नहीं बता सके कि जो फाइनल मतदाता सूची जारी की गई है या उसमें से जो नाम काटे गए हैं उसमें कितने घुसपैठी हैं। एक भी घुसपैठिया नहीं है। तो वो चाहे जो भी करते रहें, उनके निशाने, उनके लिए घुसपैठिया कौन है ये बिहार की जनता भी समझ रही है। लेकिन अब की बार का चुनाव, एक बात तो तय है कि दो गठबंधन तो सामने दिखाई दे रहे हैं, तीसरे गठबंधन पर भी महत्वपूर्ण रूप से विचार करने की जरूरत भी है और चर्चा करने की भी जरूरत है, और वो और कोई नहीं, पीके है। पीके तेजस्वी यादव के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र से। ऐसे में वो पूरे इलाके में घूम करके प्रत्याशी कहां क्या
स्थिति बन रही है क्या नहीं बन रही है, उस पर भी अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं। ये दीगर बात है कि महागठबंधन या कांग्रेस की तरफ से जो शुरुआत की गई इस चुनाव में महागठबंधन और पार्टी को खड़ा करने के लिए, और जो मैं तो राहुल गांधी का सेनापति कहता था, अब कुछ लोग राहुल के कन्हैया कहने लगे हैं और कन्हैया अपने आप को कांग्रेस का ऑलराउंडर कहते हैं। तो ये ऑलराउंडर अपनी यात्रा, अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो पलायन रोको नौकरी दो के साथ ही उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। उनका राजनीतिक हिसाब किताब वहीं तक था, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के सेनापति के तौर पर, राहुल के कन्हैया के तौर पर और कांग्रेस के ऑलराउंडर के तौर पर कन्हैया आज भी अपने अभियान के तहत जगह जगह जाकर के वो नौकरी का मुद्दा, वो पलायन का मुद्दा, वो बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा, बेहतर बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, इन सब को उठा रहे हैं। और वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। तो अब की बार कन्हैया कुमार अगर बिहार से बेगूसराय तो उनको मिला नहीं, बावजूद इसके उनका कहना है कि पार्टी जो कहेगी वो उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यहां से टिकट देगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर कहेगी तो वो पोलिंग एजेंट भी बनने के लिए तैयार हैं, मतगणना एजेंट बनने के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस को ऐसे ही लोगों की जरूरत थी और वो डिटर्मिनेशन, ये प्रतिबद्धता, इन सब को लेकर के अभी हाल ही में आपको बताया था मैंने कि कांग्रेस 20 सवाल ये कन्हैया कुमार का ही नारा था और इसको वो शुरू कर चुके हैं पीरपैंती की जमीन से। उसके अलावा उनका अभियान युवाओं के साथ, आम जन के साथ जो जुड़ाव था वो और गहरा हुआ है। इस बीच जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन तक 10-10 हजार रुपए महिलाओं को के खाते में ट्रांसफर करने वाले, रिश्वत देने वाले, वोट के लिए रिश्वत देने वाले एनडीए गठबंधन के लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो न करवा दे बीजेपी उनसे, वो सब। इसके विपरीत तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अगर सरकार में आए, अगर मुख्यमंत्री मैं बना तो हर घर में एक सरकारी नौकरी, वो भी 20 दिन के अंदर। यहां दावे जो किए जा रहे हैं वो चुनाव बाद की परिस्थितियों को में दिए जा रहे हैं और एनडीए अभी से रिश्वत बांट करके वोट हड़पने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने वो किया है। तो वो रिश्वत बांट रहे हैं, कोई चुनाव के बाद की बात कर रहा है। अब बिहार की जनता को ये समझना होगा कि उसे अपना भविष्य सुधारने के लिए रिश्वत चाहिए
या गारंटी के साथ नौकरी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, बेहतर शिक्षा की सुविधाएं चाहिए, ये तय करना बिहार की जनता के हाथ में है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।